नमस्कार, स्मार्टर सिंपल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की बात एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई नगरपालिका अपनी कोई भी जमीन किसी को भी जैसे मन चाहे बेच सकती है? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीधे सीधे जनता की संपत्ति से जुड़ा हुआ है और इसका जवाब हमें मिलता है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 में। तो आज हम इसी धारा की एक एक परत को खोलकर पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर जो आपकी तैयारी को पटरी पर बनाए रखेगा। देखिए, हम आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए रोज सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे 3 अलग अलग धाराओं पर वीडियो लाते हैं और शाम 5 बजे आपको मिलता है एकदम फ्रेश सुजस्सार। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी तैयारी में कोई भी गैप नहीं आएगा। तो वापस आते हैं हमारे आज के सबसे बड़े सवाल पर। क्या नगरपालिका के पास अपनी जमीन बेचने की अनलिमिटेड पावर है या फिर इस पावर पर कोई लगाम भी लगाई गई है? चलिए इसी को पता लगाते हैं, क्योंकि धारा 73 सिर्फ शक्ति देने की बात नहीं करती बल्कि उस शक्ति पर नियंत्रण कैसे रखा जाएगा इसकी भी पूरी कहानी बताती है। तो धारा 73 की बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद है नगरपालिका को अपनी संपत्ति के बारे में फैसले लेने की शक्ति देना। लेकिन ये शक्ति बेगाम बिल्कुल नहीं है। ये धारा पक्का करती है कि जो संपत्ति जनता की है उसका इस्तेमाल भी जनता के भले के लिए हो, किसी के पर्सनल फायदे के लिए नहीं। इसीलिए ये पावर के साथ साथ कंट्रोल का भी एक बहुत मजबूत सिस्टम बनाती है। अब जरा देखिए, नगरपालिका को कितने तरह की शक्तियां दी गई हैं। वो अपनी संपत्ति को पट्टे पर दे सकती है, मतलब लीज पर, उसे बेच सकती है, उसे रेगुलेट यानी नियमित कर सकती है, या किसी को अलॉट यानी आवंटित भी कर सकती है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए कि ये सिर्फ जमीन या बिल्डिंग जैसी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी स्थावर संपत्ति पर ही लागू नहीं होता, बल्कि नगरपालिका की कुर्सी, मेज, गाड़ी जैसी मूवेबल प्रॉपर्टी यानी जंगम संपत्ति पर भी लागू होता है। चलिए अब आते हैं इस धारा के सबसे इम्पोर्टेंट और एग्जाम के लिहाज से सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है सरकारी भूमि। जैसे ही सरकारी भूमि का मामला आता है ना, सारे नियम थोड़े बदल जाते हैं और कुछ खास शर्तें लागू हो जाती हैं। सच कहूँ तो यही इस धारा की आत्मा है। तो आखिर ये सरकारी भूमि है क्या? देखिए, कानून इसको साफ साफ 3 कैटेगरीज में बांटता है। पहली, वो जमीन जो धारा 68(1) ज के तहत नगरपालिका को मिली है। दूसरी, जिसे नजूल भूमि कहा जाता है। और तीसरी, वो जमीन जो खुद स्टेट गवर्नमेंट ने नगरपालिका को दी हो कि भाई आप इसका निपटान करो। इन तीनों में से कोई भी जमीन होगी तो उसे सरकारी भूमि ही माना जाएगा। और यहीं पे आता है सबसे बड़ा नियम जिसे आपको भूलना नहीं है। अगर मामला सरकारी भूमि का है तो नगरपालिका चाहे कोई भी अलॉटमेंट करे या बिक्री करे, वो तब तक लीगली वैलिड नहीं होगी जब तक कि विहित प्राधिकारी यानी सरकार की बताई हुई अथॉरिटी उसे कंफर्म ना कर दे। बिना इस कंफर्मेशन के वो सौदा, वो कॉन्ट्रैक्ट कानून की नजर में बस एक कागज का टुकड़ा है और कुछ नहीं। नगरपालिका की शक्तियों पर सिर्फ विहित प्राधिकारी का ही कंट्रोल नहीं है, बल्कि एक और बड़ा चेक लगा हुआ है, और वो है राज्य सरकार की वीटो पावर। आप इसे एक तरह का अल्टीमेट चेक एंड बैलेंस सिस्टम समझ सकते हैं, जो ये पक्का करता है कि पावर का मिसयूज तो नहीं हो रहा। अच्छा, तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? देखिए, राज्य सरकार किसी भी वक्त किसी भी अलॉटमेंट या बिक्री के प्रपोजल की पूरी फाइल मंगवा सकती है। जब तक जांच चल रही है वो पूरी कार्यवाही पर रोक लगा सकती है, मतलब स्टे लगा सकती है। और अगर जांच में पता चलता है कि प्रपोजल कानून के खिलाफ है तो सरकार उस पक्ष को सुनवाई का एक मौका देगी और उसके बाद उस प्रपोजल को कैंसिल, मॉडिफाई या रिजेक्ट कर सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर नियम तोड़े गए तो क्या होगा? मान लीजिए किसी ने धारा 73 के नियमों को ताक पर रखकर नगरपालिका से कोई संपत्ति ले ली, तो उसके नतीजे क्या होंगे? भाई, इस एक्ट में इसके लिए बहुत ही सख्त प्रावधान है। कानून ऐसे व्यक्ति को एक खास नाम देता है, अनधिकृत अधिभोगी, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कानून की नज़र में वो व्यक्ति उस संपत्ति पर अवैध कब्जा करके बैठा है, क्योंकि उसने उस संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से हासिल किया है। यहाँ पर एक कानूनी अलॉटी और एक अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। देखिए, एक लीगल अलॉटी के पास वैलिड अधिकार होते हैं, उसे कानून का प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरी तरफ एक अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट को ट्रेसपासर माना जाता है, एक अतिक्रमणकारी।
और उसे राजस्थान लोक परिसर अधिनियम 1964 के तहत बेदखल किया जाएगा और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल और है, उस पैसे का क्या होगा जो उस व्यक्ति ने जमीन के लिए दिया था? क्या वो पैसा डूब जाएगा? नहीं, यहाँ कानून एक राहत देता है। अगर विहित प्राधिकारी उस अलॉटमेंट को कंफर्म नहीं करता तो उस व्यक्ति ने जो भी पैसा, जिसे कानून की भाषा में प्रतिफल या कंसिडरेशन कहते हैं, चुकाया था, वो उसे वापस लौटा दिया जाएगा। पैसा जब्त नहीं होगा। ठीक है, तो हमने धारा 73 के सारे जरूरी पहलुओं को अच्छे से समझ लिया है। अब एक काम करते हैं, एक बार फटाफट से सब कुछ दोहराते हैं और फिर ये भी देखते हैं कि आपको कितना याद हुआ। ये रही धारा 73 की पूरी कहानी एक फास्ट समरी में। पावर, नगरपालिका अपनी संपत्ति बेच या पट्टे पर दे सकती है। विशेष शर्त, सरकारी भूमि के मामले में विहित प्राधिकारी की पुष्टि कंपल्सरी है। राज्य का नियंत्रण, राज्य सरकार किसी भी प्रस्ताव की जांच कर सकती है, रोक सकती है और रद्द भी कर सकती है। परिणाम, अवैध कब्जेदार अनधिकृत अधिभोगी माना जाएगा और उसे बाहर निकाला जाएगा। और रिफंड क्लॉज, अगर कंफर्मेशन नहीं मिली तो पैसा वापस कर दिया जाएगा। सिंपल। चलिए अब आपकी बारी। स्क्रीन पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को यहीं रोकें, इन चारों स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ें और अपना जवाब सोचें। जब आप तैयार हों तो वीडियो को दोबारा चलाकर सही जवाब देखिए। तो सही उत्तर है ए, यानी केवल 1 और 3 सही है। अब ये समझते हैं कि बाकी गलत क्यों है। देखिए, स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि राज्य सरकार को फैसला रद्द करने से पहले सुनवाई का अवसर देना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। और स्टेटमेंट 4 भी गलत है क्योंकि पैसा जब्त नहीं होता, उसे लौटा दिया जाता है। ये दोनों पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट्स में देना है। हमने सरकारी भूमि की परिभाषा में नजूल भूमि शब्द का जिक्र किया था। अब आपको ये पता करना है और बताना है कि ये नजूल भूमि असल में होती क्या है। थोड़ी रिसर्च करिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। देखते हैं कौन सबसे सटीक जवाब देता है। अगर धारा 73 पर ये डीप डाइव आपको पसंद आया और आपकी तैयारी में इससे मदद मिली हो तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हाँ, स्मार्टेस्ट सिंपल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी धारा आपसे मिस ना हो। तो ये थी धारा 73 की पूरी कहानी। हमारी अगली प्रस्तुति में हम धारा 74 को समझेंगे जो इसी कहानी को और आगे बढ़ाएगी। हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी एक फ्लो में सही क्रम में चलती रहे। और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखने के लिए हमारे साथ रोज जुड़िए। याद रखिए, हम रोज सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे नई धाराओं के साथ और शाम 5 बजे सुजस सार के साथ आपके लिए हाजिर होते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।